स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो पर्यावरण सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय अनुकूलन या एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। इस टॉपिक्स में से एग्जाम्स में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव जंतु या प्राणी अपने जीवन में जीने के लिए यानी कि अनुकूलन रहने के लिए कौन सी अनुकूलन की युक्तियां अपनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज इसे एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि अनुकूलन या अडेप्टेशन होता क्या है। तो जीने के लिए यानी कि अपना कोई काम करने के लिए या अपने पर्यावास में रहने के लिए जीव जंतु प्राणी या पौधा कोई भी क्या करता है, अपने शरीर को इस प्रकार ढालता है या अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन लाता है जो कि उसके पर्यावरण में उसके जीने के लिए आवश्यक है। तो वे नीतियाँ जो कि मनुष्य जीव जंतु या पौधे द्वारा अपनाई गई है जो कि उसके जीने के लिए आवश्यक है, तो उन युक्तियों के हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। यानी कि उन युक्तियों के अपनाए जाने को ही हम अनुकूलन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति ने अपने आप को पर्यावरण के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अनुकूल कर लिया, यानी कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढाल लिया। तो जब कोई व्यक्ति या फिर कोई जीव जंतु या पौधा अपने आप को पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढालते हुए कई प्रकार की युक्तियां अपनाता है तो उसे हम अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। अगर आप किसी फैक्ट से देखें, थ्योरी से देखते हैं, तो आप सभी को पता है डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, योग्यतम का उत्तरजीविता सिद्धांत, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वही क्या कर पाएगा, उत्तरजीविता या फिर जो सर्वाइव यानी कि जीवन जी पाएगा। तो योग्य अपने आप को योग्यतम बनाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाता है जिससे कि वो जी सके यानी कि सर्वाइव कर सके अपना पर्यावरण में। तो वही नीतियां जो कि उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, डार्विन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग दरअसल आपकी क्या है, उन युक्तियों को हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन जो है जीव जंतु क्या करते हैं, दो प्रकार से मुख्य रूप से करते हैं। पहला संरचनात्मक रूप से, यानी कि अपने शारीरिक रूप से कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं, शारीरिक रूप से अपने शरीर को ऐसे ढालते हैं ताकि वे पर्यावरण में जी सके। और दूसरा है आपका व्यवहारात्मक परिवर्तन, कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदी भाषी जो व्यक्ति है वह चला गया इंग्लैंड चला गया, तो इंग्लैंड में जाकर उसे क्या होगा, इंग्लिश भाषा सीखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के लोगों के प्रति अपने जो संचार करने के लिए यानी कि बातें करने के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह इंग्लिश भाषा का ज्ञानी हो। तो इस तरह वह अपने में क्या लाएगा, व्यवहारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो यह भी आपका क्या है, अनुकूलनता का एक प्रकार है। तो यह दो प्रकार का होता है। अब हम मुद्दे पर आते हैं, यानी कि मेन बात जो इसमें देखेंगे इस टॉपिक की, कि पर्यावरण अनुकूलन के लिए आपके जो पौधे या प्राणी हैं कौन कौन सी युक्तियां अपनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पौधों के द्वारा पर्यावरण में अनुकूलन के लिए कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि प्राणियों के द्वारा अनुकूलन के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं। तो एक एक करके जल्दी से देखते हैं। पहले आते हैं पौधों पर। तो मान लीजिए आपका पर्यावरण कैसा है पौधों के लिए, कि ऐसा पर्यावरण है जहां अत्यधिक प्रकाश की उपलब्धता है। तो कहीं क्या होगा, प्रकाश बहुत कम होगा। तो कई पौधों को प्रकाश बहुत मिलता है, कईयों को कम मिलता है, तो उनकी हम बात करते हैं। तो पहले करेंगे प्रकाश। तो मान लीजिए जैसे कि आप सबको पता है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जहाँ की सघन वनस्पति होती है वहाँ आपके पेड़ क्या होते हैं, काफी घने होते हैं। तो इस तरह आपके पेड़ होते हैं और काफी घनी वनस्पति वहाँ पाई जाती है। तो उन जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि वे जो सूक्ष्म पौधे जो कि यहाँ उगे होते हैं उन्हें उचित मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि ये क्या है, कैनोपी ट्री होते हैं, यानी कि जो घने वृक्ष होते हैं, जिसके कारण यहाँ तक प्रकाश की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसके कारण जो ये पौधे हैं अपने आप को क्या करेंगे, इसके पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, यानी कि कम प्रकाश में भी ये अपनी क्रियाएं करते हैं। और कम प्रकाश में भी ये जो पौधे हैं कौन कौन सी क्रियाएं कर लेंगे, अपनी श्वसन दर और जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इनको भी क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। यानी कि कम प्रकाश में ये पौधे क्या करेंगे, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर है और साथ ही जो इनकी श्वसन की दर है वह भी कम हो जाती है। तो इन पौधों को हम क्या कहते हैं,
छाया, सहनशील या सियोफाइट्स। क्लियर। और उसके बाद है आपके वे पौधे जिन्हें की अत्यधिक मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता होती है। तो अत्यधिक मात्रा में जिन्हें प्रकाश की उपलब्धता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स। और हेलियोफाइट्स में क्यों? चूंकि इनमें अत्यधिक प्रकाश की उपलब्धता होती है तो ये क्या करेंगे? अपने जो संरचना उसके अकॉर्डिंग ढालते हुए इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर एवं श्वसन की दर है वह भी अधिक तीव्र हो जाती है। तो ये था कि अत्यधिक प्रकाश या कम में जो कि पौधे हैं आप अपने शरीर को किस प्रकार ढाल लेते हैं। तो ये एक प्रकार की ये युक्तियां अपनाते हैं प्रकाश संश्लेषण को कम या ज्यादा करके अत्यधिक प्रकाश या कम प्रकाश की उपलब्धता में। दूसरा हम देखेंगे वे वनस्पतियां पौधों की जो कि जल अभाव या अधिक ताप यानी कि जो शुष्क तापमान में उगती है। जैसे कि अगर आप रेगिस्तान ले ले तो रेगिस्तान जलवायु प्रदेश में जो वे वनस्पति जिनकी जो जीवन अवधि काफी कम है यानी कि वे छोटे पौधे जिनकी जीवन अवधि काफी कम होती है, मान लीजिए वे क्या है आपके एनुअल प्लांट्स है यानी क्या है 1 वर्षीय पौधे होते हैं। वे क्या करेंगे? अपने काल की जो जीवन अवधि है उसे क्या करेंगे? आपके वर्षा चक्र में ही अपनी जीवन अवधि पूरी कर लेते हैं। और ग्रीष्म ऋतु आने पर क्या कहोगे? ये पौधे अपने आप को किस में परिवर्तित कर देते हैं? बीज के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इन पौधों को हम क्या कहते हैं? एफीमेरल। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो काफी में पूछे कमेंट करके पूछा भी था कि मैम एफीमेरल क्या होता है। तो आप समझ आ गया। तो ये ये वे पौधे हैं जिनकी जो जीवन अवधि क्या होती है? 1 वर्षीय पौधे होते हैं, जीवन अवधि कम होती है और ये अपना जीवन चक्र है अपने जो शीत काल के दौरान या वर्षा चक्र के दौरान, तो मेनली जो वर्षा चक्र के दौरान ये अपनी अवधि को पूरा कर लेते हैं और ग्रीष्म काल के दौरान ये बीजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में जहाँ जल अभाव और तापमान अधिक होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी को पता है कैक्टस। कैक्टस का अगर आप तना देखें तो वो मासी होता है यानी कि मांसलोद्भिद होता है, काफी मांसलोभिद यानी कि फ्लैशी होता है यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। और जो क्या काम करता है? यह आर्द्रता को क्या करता है? अपने तने के अंदर अवशोषित रखता है। और जो कैक्टस के पौधे क्या होते हैं? उनके पत्तों में क्या होते हैं? उनके पत्ते कांटे के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों से अक्सर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन कम हो इसलिए कैक्टस अपने जो पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह से वे जो जल का संग्रहण कर पाते हैं अपने उसमें पौधे में। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो मरुस्थल की जो वनस्पतियां हैं जैसे कि झाड़ियां हैं या फिर आप खजूर का पौधा देखिए, अकेसिया का देखिए कि उनकी जड़ें काफी फैली होती है यानी कि नीचे धरातल में काफी नीचे तक गई होती है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में जल अभाव की स्थिति होती है, पानी का स्तर काफी नीचे होता है, इसलिए इनकी जड़ काफी गहराई तक फैली होती है ताकि ये पानी को प्राप्त कर सके। तो ये सब तो थी। इस तरह से ये जो पौधे हैं आपकी इन स्थितियों में अनुकूलन की नीतियां अपनाते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं जलीय पौधे यानी कि वे पौधे जो कि जल में रहते हैं, ये अपनी जो प्रक्रियाएं हैं कैसे पूरी करते हैं कि अपने शरीर को कैसे परिवर्तित कर लेते हैं पर्यावरण के अकॉर्डिंग। तो जलीय पौधे आप सबको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो पूरी तरह जल में डूबे होते हैं, दूसरे जो आंशिक रूप से डूबे होते हैं और तीसरे हैं जो कि आपकी सतह पर तैर रहे होते हैं। तो चूंकि ये पौधे जल में ही होते हैं इसलिए जो इनकी जड़ें होती हैं वे क्या होती हैं? जड़ें काफी कम विकसित होती हैं क्योंकि जड़ों का काम क्या है? पानी को अवशोषित करना। लेकिन ये तो पहले ही जल में होते हैं इसलिए पहली चीज क्या देखते हैं? इन पौधों में इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं। दूसरा, इन जो पौधों की में जो पत्तियां हैं, पहले हम देख लेते हैं कि आप देखेंगे कि कई पानी की सतह पर कई पौधे तैर रहे होते हैं। तो इनमें एक गुण होता है कौन सा? उत्प्लावकता या जिसे हम बायोन्सी भी कहते हैं।
तो उत्प्लावकता के माध्यम से आप देखेंगे कि ये जो इन पौधों की जो पत्तियां आपको जो पानी की सतह पर तैरती हुई दिखती है इस गुण के कारण। इसी तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए इन पौधों के ऊतकों में क्या होता है, एरेनकाइमा। अगर आप किसी नॉर्मल पौधे को ले हमारे सरफेस पर तो उसकी कोशिकाएं पैरेनकाइमा कोशिका की बनी होती हैं, जबकि जलीय पौधों की जो कोशिकाएं हैं वे एरेनकाइमा की बनी होती है। यानी कि एरेनकाइमा कोशिका की खास बात क्या है, इनमें जो है वायु का स्टोरेज होता है, तो इनमें वायु संग्रहित होता है, जिसके कारण कि ये जो कोशिकाएं क्या करेंगी, इसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो इनमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है ये इन कोशिकाओं में संग्रहित कर लेती है, जिसके बाद वो पर्यावरण के साथ आदान प्रदान कर सके। तो एक तरह से जो एरेनकाइमा है आपका स्टोमेटा या रंध्र का भी काम करता है, जहां से आपका जो वायु का आदान प्रदान होता है जलीय पौधों में। तो ये थी इसकी आपके अनुकूलन के प्रति जो युक्तियां अपनाई गई थी उसके बारे में। तो ये था पौधों की युक्तियां। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आपकी प्राणियों में कौन सी युक्तियां अपनाई जाती हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि जो 90% क्वेश्चन है आपका इसी में से पूछा जाता है कि प्राणी कौन सी युक्तियां अपनाते हैं अपने सर्वाइवल या उत्तरजीविता के लिए अनुकूलन के प्रति। तो इसमें आपका पहला है प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास या माइग्रेशन यानी कि वह परिस्थिति जहां आपके जीने के लिए बिल्कुल ठीक परिस्थितियां नहीं, यानी कि जटिल परिस्थितियां हैं, वहां से हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है और वह ऐसे स्थान पर जाना चाहेगा जहां उसके जीने के लिए सुगम परिस्थितियां हो। तो जब व्यक्ति जटिल परिस्थितियों से सुगम परिस्थिति की ओर जाता है, दरअसल यह क्या है, उसका प्रवास या माइग्रेशन होता है। और एग्जाम्पल दे हम इसका फिर देखें तो आर्कटिक टर्न, यह एक समुद्री पक्षी है जो कि क्या करती है, शीतकाल के दौरान यानी कि शीतकाल के दौरान आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर से आपके दक्षिण की ओर आ जाते हैं, क्योंकि आपके देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है कि अत्यधिक बर्फ जम जाती है आपके शीतकाल के दौरान। इसलिए आर्कटिक टर्न क्या है, यह क्या करेगी, दक्षिण की ओर आ जाएगी। तो दक्षिण की ओर इसके आने को ही हम क्या कहते हैं कि आर्कटिक टर्न दक्षिण की ओर प्रवास या माइग्रेट कर जाती है। ये इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा है आपका साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या करती है, शीतकाल के दौरान साइबेरियन प्रदेशों में जब वहां पे शीतकाल के दौरान क्या होगा, बिल्कुल बर्फ जम जाती है, जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए जटिल परिस्थितियां बन जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, शीतकाल के दौरान जिन जीव जंतुओं पर ये उपभोग करते हैं वे मर जाते हैं या फिर शीत निद्रा में चल जाते हैं। इसलिए अपने खाने की यानी कि उपभोग के लिए भी और साथ ही चूंकि वहां जलवायु जटिल हो जाती है, इससे ये प्रवास या माइग्रेट कर जाते हैं सुगम परिस्थिति की ओर। जैसे कि साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं कहाँ, आपके राजस्थान के भरतपुर में आ जाते हैं हर वर्ष। तो आपने सुना होगा कि हर वर्ष सर्दियों में जो साइबेरियन क्रेन की जो बड़ी मात्रा में ये पक्षी जो है आपके राजस्थान के भरतपुर में प्रवास या माइग्रेट कर जाते हैं। ये तो हो गई हमारी पहली युक्ति। दूसरी आपकी युक्ति है कैमोफ्लेज, या पहले हम हिंदी में लिख लें छद्मावरण या कैमोफ्लेज। छद्मावरण या कैमोफ्लेज क्या होता है कि मान लीजिए आपने देखे ही होंगे वैसे भी डेली लाइफ में कि कुछ जीव जंतु होते हैं कि उन पर अजीब से मतलब रंग बिरंगे होते हैं और उन पर कुछ चित्रकारी बनी होती है, कुछ पर डॉट डॉट बने होते हैं, किसी पर लाइनें खिंची होती हैं। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कोई तितली है तो तितली लाइट ब्राउन कलर की और उस पर ऐसी धारियां बनी हुई है, तो जब वो तितली किसी पेड़ के तने पर जाकर बैठ जाएगी, तो यहाँ आपकी तितली बैठ गई। अब पेड़ का तना भी क्या है, लाइट ब्राउन कलर का है और आपकी तितली भी क्या है, लाइट ब्राउन कलर की है और इस पर धारियां भी हैं जो कि तने पर भी अक्सर
होती हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि दरअसल यहाँ पर दो जीव है। आप सोचेंगे केवल यहाँ पर क्या है, आपका पेड़ का एक ही जीव जो है, पेड़ है, बस एक ही है। लेकिन आपको यह नहीं, मतलब देखने से यह नहीं पता लग पाता कि दरअसल इसके ऊपर एक और जीव है, यानी कि जो हमारी तितली भी इस पर स्थित है, जो कि इसके कारण अपना रंग आकार होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, छद्मावरण या कैमोफ्लेज, यानी कि जीव जंतु एक दूसरे के जो दिखने लग जाते हैं या एक दूसरे का आकार के लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, छद्मावरण या कैमोफ्लेज कहते हैं। तीसरा है, इसी से संबंधित है आपकी मिमिक्री। तो मिमिक्री क्या है, या आप जिसे हम क्या कहते हैं, नकल करना भी कहते हैं। तो मिमिक्री, मान लीजिए हम तितली का एग्जांपल ले, तो तितली पर जो तितली को खाते हैं वे परभक्षी जो कि तितली को खाते हैं, तो तितली भी क्या होती है, अनेक प्रजातियों की होती है। तो मान लीजिए कोई एक ए प्रजाति की तितली है और दूसरी बी प्रजाति की तितली है, और ये जो ए प्रजाति की तितली है वह परभक्षी के लिए क्या है, स्वादिष्ट प्रकृति की है, जबकि जो बी है यह तितली क्या है, यह स्वादिष्ट नहीं है। तो परभक्षी किसे खाना पसंद करता है, ए तितली को खाना पसंद करता है। इसलिए ए तितली क्या करेगी, हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, किसके लिए, अनुकूलता, ये हमारा मेन टॉपिक ही है। तो ए अनुकूलन के लिए क्या करेगी, अपने आप को नकल कर लेगी, यानी कि जो बी प्रकार की तितली है उसके अकॉर्डिंग अपना जो व्यवहार करेगी, तो व्यवहार में अपने परिवर्तन ले आती है, तो एक जैसी दिखने लग जाएंगी और उसके अनुकूल रहने लग जाएगी, यानी कि अपने व्यवहार में पूर्णतः परिवर्तन कर लेती है। यानी कि जिस पर ये बी जो तितली है जिन पौधों पर रहती है, जिन पौधों पर रहती है, जिन फूलों के आसपास मंडराती है, वहां यह भी उसकी नकल करने लग जाती है, जिससे कि यह बच सके परभक्षी में, कि परभक्षी क्योंकि इसे तो बिल्कुल नहीं खाएगा क्योंकि यह स्वादिष्ट नहीं है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मिमिक्री, यानी कि नकल करना, जो कि एक युक्ति है जीव जंतु के द्वारा अपनाई जाने वाली। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा। शीत निष्क्रियता जिसे हम किस नाम से जानते हैं, और इसे हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। और इसी में इसके साथ ही हम एक कुछ पढ़ेंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन, या फिर इसे हम ग्रीष्म निद्रा भी कह सकते हैं। तो शीत निष्क्रियता नाम पर जहाँ शीत के दौरान निष्क्रिय हो जाना, तो शीत काल के दौरान जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश में, तो उस दौरान जीव जंतु अपने क्या करेंगे, वे निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन, यानी कि शीत काल के दौरान जब जीव जंतु निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं तो उसे हम हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं। जिसके आपके एग्जाम्पल है चमगादड़ या चूहा। तो ये जो जीव है ये शीतकाल के दौरान, अत्यधिक शीतकाल के दौरान क्या है, अपने बिलों में, या चूहा अपने बिल में घुस जाएगा। तो इस तरह आपको बिल्कुल नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, अत्यधिक शीत अवस्था में। दूसरा आपका ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि अत्यधिक ग्रीष्म, यानी कि ग्रीष्म काल के दौरान जब जीव जंतु निष्क्रिय अवस्था में चले जाए तो उसे हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं या एस्टिवेशन कहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका में आपके जो मरुस्थलीय कछुए एवं आप अगर मगरमच्छ को भी ले तो मगरमच्छ भी जो है ये ग्रीष्म काल के प्रति असंवेदनशील होते हैं, यानी कि ग्रीष्म काल के दौरान ये आपकी निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, इसे बिल्कुल याद रखें। और इसके साथ जो छद्मावरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति अपनाई जाती है जीवों के द्वारा। और लास्ट है हमारा समस्थिति या होम्योस्टैसिस।
यानी कि जो हमारे शरीर का तापमान है उसको कैसे हम ढालते हैं उसके आधार पर हम देखेंगे। तो समस्थिति या होमोस्टैटिसिस में हम दो प्रकार देखते हैं जीवों के। पहला है आपका विषम तापी, जिसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, और दूसरे जीव हैं, दूसरे प्रकार के हैं समतापी, जिन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। तो देखिए विषमतापी नाम से जाए यानी कि वो अपने तापमान को अलग अलग कर लेते हैं। समतापी जिनका तापमान एक जैसा ही रहता है। विषमतापी जैसे कि आप कछुए हो गए, आपके सांप हो गए, तो इन जीवों में देखेंगे कि ये तापमान अपने जैसे बाहर का जो तापमान होगा यानी कि शीतकालीन के दौरान ये अपना तापमान उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु आ गई तो अपने शरीर का तापमान उसके अनुसार कर लेंगे, यानी कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने जो तापमान को बदलते रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, विषमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। दूसरी ओर समतापी या वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि हम, यानी कि जो जितने स्तनधारी है, जो हम हैं, कुत्ते हैं, या जो बिल्ली कुत्ते हो गए, पक्षी हो गए, तो ये क्या है, आपके सभी समतापी है, यानी कि ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपना तापमान नहीं चेंज करते, इनका एक तरह का तापमान ही रहता है। जैसे कि अगर हम अपना एग्जाम्पल ले, हमारा नॉर्मल तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो हमारा तापमान एक तरह का बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समतापी कहते हैं। अब देखिए एक जैसा हमारा तापमान बना रहे उसके लिए हम क्या करते हैं। अब गर्मियों के ग्रीष्म काल के इनके दौरान क्या करते हैं कि अत्यधिक गर्मी में तो हमारा तापमान क्या होगा, अत्यधिक, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ रही है तो क्या होगा, हमारा तापमान एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन उसको स्थिर बनाने के लिए यानी कि 37 डिग्री पर ही रखने के लिए क्या करेंगे, हमें गर्मियों में क्या आता है, पसीना आता है, जिससे कि क्या होगी, हमारी कूलिंग हो जाती है, यानी कि सरफेस हमारा जो त्वचा है ये एकदम से ठंडी हो जाती है क्योंकि पसीने के निकलने के दौरान। तो इस तरह से गर्मियों के दौरान तो हम इस तरह से अपना शरीर का तापमान मेंटेन करते हैं। और सर्दियों में किस तरह करते हैं, शरीर में जब अत्यधिक ठंड हो जाती है, हमारा शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, तो हमारे शरीर में क्या कंपकंपी उठनी शुरू हो जाती है, और जब हम कांपते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हमारा तापमान क्या होगा, सेम बना रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं, समतापी, यानी कि एक तरह का जो हमारा तापमान बना रहता है। तो ये थी सभी युक्तियां जो कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा अपनाई जाती है अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वे पर्यावरण में अनुकूलता बनाए रखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एनवायरमेंटल अडेप्टेशन और अनुकूलन की कौन सी युक्तियां हैं उसे डिटेल में देख लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी ये सभी युक्तियां, और ये भी आशा करती हूँ कि अगर इनमें से अब आपका कोई क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखें। ये चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाई हैं, एफिमेरल हो गया, आपका छद्मावरण, उसके बाद जो हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, ये जो टर्म्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी हो तो लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।